जय हिंद। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट नंबर 7 आपके सामने लेकर आया हूँ, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वृद्धि क्या है? ऑल द फिजिकल चेंजेस आर कॉल्ड ग्रोथ, यानी जो भी आपकी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक बदलाव होते हैं, वह सब का सब जो है ग्रोथ यानी वृद्धि कहलाता है। जैसे आपके लंबाई का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपके आकार का बढ़ना, आपके शारीरिक बनावट का बदलना, तो ये सारी जो चीज़ है वह ग्रोथ है। ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद, यानी वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद जाकर रुक जाती है। जैसे अगर आप यहाँ से कलकत्ता जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टेशन जाते हैं, और स्टेशन से आप जिस स्टेशन से आपको गाड़ी पकड़ना होता है वहाँ से आप पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद जहाँ पे आपको रुकना होता है वहाँ पे रुक जाते हैं। यही है ना। तो उसी प्रकार से वृद्धि भी जो होती है उसका एक लक्ष्य होता है, यानी जैसे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता प्राप्त हो जाती है वह उसका विकास रुक जाता है। वृद्धि की शुरुआत वैसे तो भ्रूण अवस्था यानी गर्भाधारण से ही शुरू हो जाती है, और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अवस्था तक जाकर यह रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वह केवल शारीरिक पक्षों को ही दिखाती है। थोड़ा सा विकास के बारे में भी बात कर ले। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल पार्ट 1 पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और पार्ट 1 में तो सिलेबस है, पार्ट 2 में इसका फुल डिस्कशन किया गया है। तो विकास क्या, व्हाट इज डेवलपमेंट? ऑल दी चेंजेस एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट इंक्लूडिंग एवरी चेंजेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी सभी जो बदलाव होते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, व्यवहारिक हो, आपके भाषाई हो, चारित्रिक हो या सामाजिक हो, सभी तरह के बदलाव जो है वह कहलाता है डेवलपमेंट, विकास कहलाता है। विकास का ही एक हिस्सा होता है वृद्धि। सभी वृद्धि विकास हो सकता है, लेकिन विकास वृद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि वृद्धि जो होता है वो विकास का ही हिस्सा है। लेकिन सभी वृद्धि विकास है यह भी संभव नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपका मोटापा का बढ़ना ज़रूर नहीं कि आपके इंटेलेक्चुअल मेंटली पावर को भी बढ़ावा को दिखाता है। तो मोटापा का बढ़ना जो है जरूरी नहीं, लेकिन वृद्धि विकास का छोटा सा पार्ट है, यानी शारीरिक परिवर्तन सब जो होता है वह विकास ही कहलाता है। और विकास की शुरुआत तो वैसे तो भ्रूणावस्था गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, कंसीव के समय से हो जाती है, और टुम्ब यानी कब्र यानी मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मृत्यु जब तक होने जाए तब तक यह चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। विकास एक जो होती है विस्तृत पैटर्न होता है, यह जो होती है वर्तुलाकार होती है, कभी तेज तो कभी धीमा होती रहती है। ये है आपका विकास। तो अब हम लोगों को जो बातें करनी है आज सीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के तहत जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ वह है वृद्धि और विकास, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो वृद्धि और विकास को वो तमाम चीज़ें प्रभावित करती है जहाँ पे वह रहते हैं, चाहे वह इंटरनल हो चाहे वह एक्सटर्नल हो, यानी जो भी चीज़ें जिसके आसपास मनुष्य है वो सब के सब उसको प्रभावित करती है, उसके वृद्धि और विकास को। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को। तो वृद्धि और विकास को यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने चले हैं वो है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होता है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पोषण विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो विकास की गति तीव्र होगी। हमारे विकास में जो होता है पोषण का बहुत बड़ा एक हाथ होता है, और उसमें सभी तरह के पोषक तत्वों का होना जरूरी है, नहीं तो बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और जब देखिए स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जो होता है मन का निवास होता है। तो अगर आपका मस्तिष्क यानी आपका शरीर ही सही नहीं हो तो आप कुछ भी सही से नहीं कर सकते। तो पोषक तत्वों का बहुत बड़ी अनिवार्यता होती है हमारे शरीर में। एक पौष्टिक आहार, संतुलित पौष्टिक आहार ही एक मनुष्य के बौद्धिक क्षमता हो, सामाजिक क्षमता हो या संज्ञानात्मक भाषाई जो भी होती है सबको एक प्रभावित करने का काम करता है।
वैसे पोषक तत्व में हमारे अंदर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की मात्रा होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं स्पीक के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप देखिए यहाँ पे जैसे ऑयल है, ऑयली चीज़ का भी होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मक्का का ये बाल है, यहाँ पे हरा सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स है आपका, ये मिनरल्स है कुछ, और ये आपका कुछ प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप जानते भी होंगे कि सोयाबीन में पाया जाता है। तो लेकिन ये सोयाबीन नहीं, जो कि दाने के रूप में होते हैं, वो मटर के रूप में होते हैं। तो ये सारे चीज़ है जो काफ़ी प्रभावित करते हैं हमारे विकास को। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, बहुत सारे पोषक तत्व, ये देखिए पोषक तत्व का है पूरा, ये जो है ग्रीन वेजिटेबल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी लेना बहुत ज़रूरी है। आपके भोजन में देखिए ये सारी चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सभी देख सकते हैं। ये सारा है पोषण, और अगर इसकी प्रचुर मात्रा नहीं मिल पाती है आपके शरीर को, तो हम लोग अपने विकास सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। ये सारा चीज़ है जो आपके प्रभावित करते हैं विकास को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो विकास को वैसे तो प्रभावित करने वाले और बहुत सारे कारक हो सकते हैं। अब आइए अगला बात करते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं, वो है आपका वायु प्रकाश, एयर एंड सनलाइट। आप सभी को जैसा कि पता है कि जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, वो है सूरज, नहीं। और सूरज के बारे में तो एक कहावत भी है कि देखो बच्चे जो होते हैं ना, सूर्य चंद्रमा से बड़ी आकर्षित होते हैं, उसको पाने की जिद करते हैं। कभी कभी तो इतना हल्ला करने लगता है कि आप लाचार हो जाते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि हनुमान जी जब खेल रहे थे तो उनको सूरज गेंद की तरह नजर आया और उसको एक बार निगल गए थे, ये भी कहावत है नहीं। तो वायु प्रकाश से होते हैं पूरे दुनिया को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो आपका जो हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित है, तो पेड़ पौधे अपने भोजन जो होते हैं इसी प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही तैयार करते हैं। तो हमें वायु तथा प्रकाश से विटामिन मिलते हैं, अतः यह भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं नहीं। तो देख सकते हैं ये हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता जो कि हमारी दुनिया को ये पूरे नाभिकीय शल्य अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर सूर्य इस दुनिया में न हो तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। एक दिन सूर्य नहीं उगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं नहीं। तो ये सूर्य की रोशनी से ही हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपको पता है कि 10% वो ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जो ऊर्जा लेते हैं, अगर पेड़ पौधे को हम खाते हैं तो उसका हम लोग को 10% ही हिस्सा प्राप्त होता है। तो सूर्य विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है, और इसके कमी से हमारे बहुत सारे बीमारियां हो सकती है, तो विकास को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करने आए हैं वंशानुक्रम, हेरेडिटी। वंशानुक्रम भी शरीर के विकास में प्रभावी है, क्योंकि अगर माता पिता का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे का भी शारीरिक विकास अच्छा होगा। यानी अगर आपके माता पिता एकदम से निम्न है, निम्न का मतलब बुद्धि में कमज़ोर है, आईक्यू लेवल उनका कमज़ोर है, भोंत है, तो ऐसे माता पिता के जो बच्चे भी होंगे ना उसी प्रकार के अक्सर होते हैं। यानी बच्चों का जैसा जो होता है वंशानुक्रम मिलता है, वैसा ही बच्चे आगे चलकर उनके असर उनके भी शरीर में प्रवेश करता है। अगर माता पिता का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बच्चों का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। अगर माता पिता अगर बीमारी से ग्रसित है तो उसके बच्चे भी बीमारी से ग्रसित ही जन्म लेंगे। यानी वातावरण, आपकी आँख का रंग है, आपकी लंबाई है, आपकी वजन है, आपके चेहरे की बनावट है, आपकी शारीरिक बनावट है, ये सब का सब जो है वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि आपके माता पिता काफ़ी गुस्सैल है तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे भी गुस्सैल ही होंगे। और ये आनुवंशिकता देख सकते हैं आप, दो चीज़ों से मिलकर बनती है, माता और पिता, और उसी से यह क्या होती है वंशानुक्रम चलने शुरू कर देते हैं। तो हेरिडिटी जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। ठीक है, एक अच्छे बच्चे की प्राप्ति के लिए एक अच्छे परिवार यानी माता पिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं ये बच्चे जो है ये सारा का सारा ये बता रहा है हेरिडिटी का। आपको पता है कि माता के पास XX क्रोमोजोम्स होते हैं और पिता के पास XY होते हैं, और जब XX का मिलन होता है यानी X माता की तरफ से और पिता की तरफ से X आते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और माता की तरफ से X और पिता की तरफ से Y क्रोमोजोम्स आते हैं तो लड़की
लड़के का जन्म होता है, नहीं XX हुआ तो लड़की और XY हुआ तो लड़की। तो क्रोमोजोम्स यानी माता पिता का यानी हमारे आनुवंशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, नहीं ज़्यादा संभावना रहती है कि जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी प्रकार के उसके बच्चे भी जन्म लेते हैं। उसके बाद बातें आती है वातावरण। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। बच्चों को जैसा वातावरण मिलेगा उनका विकास वैसा ही होगा। अगर एक IAS कैंपस में बच्चे को रख दिया जाए तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चा भी IAS तैयार हो जाएगा, नहीं। और एक मान लीजिए कीचड़ में बच्चे को रख दिया जाए तो ज़्यादा संभावना है कि वह कीचड़ जैसा ही बनेगा। जैसे आपको पता ही है कि अगर किसी बच्चे को जंगली जानवरों के साथ जन्म के बाद रख दिया जाए तो वो उसके जैसा ही खाएगा, उसके जैसा ही व्यवहार भी करना शुरू कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव जो होता है हमारे विकास पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अगर आसपास के लोग सकारात्मक विचार वाले हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है कि बच्चे भी उसी प्रकार के बनते। नहीं तो अगर बच्चे से जिनके माँ बाप बराबर लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं आपस में, तो उसके बच्चे में जो होते विकास की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि वो कुंठा के शिकार हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो वातावरण काफ़ी प्रभावशाली होता है, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है अच्छे बने, संस्कारी बने और मेंटली यानी IQ लेवल अच्छा हो जाए, तो इन सब के लिए अच्छे वातावरण में पालन पोषण करना चाहिए। जिस तरीके का पालन पोषण मिलेगा बच्चे को उसी प्रकार का वह बन जाएगा। उसके बाद आती है प्रजाति, स्पेसीज। बच्चों पर प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी प्रजाति बुद्धिमान और ईमानदार होगी तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही बुद्धिमान और ईमानदार होंगे। ऑफ कोर्स, जैसे आम के पौधे से आम के ही पौधे आते हैं, मनुष्य का ही जन्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेड़ से पीपल निकल जाता है। अब ऐसा मत कहिए कि सर देखिए आम में पीपल है, दोनों सटा दीजिएगा तब तो होबे करेगा, नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो प्रजाति का भी बहुत बड़ा असर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रजाति हैं, जैसे ये गोट है, बकरी, तो बकरी से बकरी प्रजाति, और अगर ये डॉगी है तो डॉग से डॉगी, यानी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। और वह जो होती है वह भी विकास को प्रभावित करती है। यानी विकास जो होते उसी अनुरूप होते हैं जिस प्रजाति के वह होते हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है लिंग। लिंग भी विकास को प्रभावित करते हैं। लड़के और लड़कियों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी अवस्था में लड़कों का विकास गति तेज होती है तो किसी अवस्था में लड़कियों में तेज होती है। जैसे जब लड़कियों का जन्म होता है तो बाल्यावस्था जो होती है उसकी उसमें काफ़ी तीव्र गति से लड़कियों का विकास होता है, लेकिन उसके बाद आगे चलकर लड़कों का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। देखिए, तो लिंग का भी काफ़ी असर पड़ता है। उसके बाद आती है बुद्धि। बुद्धि भी विकास पर प्रभाव डालती है। हमारे अंदर जितना भी बुद्धि का स्तर उच्च होगा उतने हमारा सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषात्मक विकास भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे थे कि लिंग का भी बड़ा असर होता है विकास पर, नहीं। देखें यहाँ देख सकते हैं माता जो होती है XX होती है और पिता XY होता है, नहीं। और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चे पर, लिंग का प्रभाव, चूँकि शुरुआती में लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है, लड़कों का विकास कम होता है। उसके बाद बुद्धि का भी बहुत बड़ा असर होता है। उच्च बुद्धि लब्धि अगर है तो विकास भी उच्च किस्म का होगा। जैसे ये बुद्धि का मतलब होता है आपका मेंटली पावर, आपके सोचने, समझने और तर्क करने की जो भी क्षमताएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, तो बुद्धि के अंतर्गत ही आती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बुद्धि है। तो आज हम लोगों ने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए वैसे तो ये मैंने सिंपल रूप में बताया। वैसे विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरह के आपके वातावरण होते हैं और दोनों प्रभावित करते हैं विकास को, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चे रहते हैं तो उस समय जो कुछ भी माँ को प्रभावित करती है वो सारा का सारा उस बच्चे को भी विकास को प्रभावित करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी के पिता जो है शराबी है, शराब पी के रात में आता है और माँ से लड़ाई करता है, खूब झगड़ता है, तो उसका असर जो होता है उसकी माँ पर पड़ेगा, तो माँ पर पड़ेगा तो उस बच्चे पर भी विकास को प्रभावित करेगा। अगर मान लीजिए कि किसी माँ को जो है गीत, भजन, उदन, कीर्तन, गांव में देखते होगे ना, जब रहते होगे तो गांव में होती क्या है कि दो चार औरतें बैठ जाती है और अपना भजन कीर्तन करना शुरू करती है, रामायण पाठ करना शुरू कर देती है। तो अगर
और एक परंपरा भी अपने यहाँ कि जब कोई गर्भ धारण करती है लड़की तो उसको क्या कहता है कि उसको रामायण का, महाभारत का, यानी धार्मिक चीज़ों का जो धर्म से रिलेटेड है उससे संबंधित उसको कथा वाचन सुनने के लिए कहा जाता है। और मान लीजिए कि उस औरत को वह पसंद अगर नहीं है, उस लड़की को पसंद नहीं है, तो वह हमेशा खिचखिच करेगी, वह कुंठा में रहेगी, तो इसका असर उसके बच्चे के विकास पर भी हो। यानी वो सारी चीज़ें जो माँ को प्रभावित करती है वह उसके माँ बच्चे को भी विकास को प्रभावित करे। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है माँ के गर्भ के बाद जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसके आसपास का वातावरण है, पोषण है, जो कुछ भी है, वह सब का सब जो है एक्सटर्नल कहलाता है, बाह्य वातावरण कहलाता है, वो भी विकास को प्रभावित करने का काम करती है। ये दिखा रहे हैं कि माँ के गर्भ के बाद पूरा जो दुनिया है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो सब भी बच्चे को प्रभावित करता है विकास को। यानी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो उसमें बहुत सारे कारक हैं जो भी माँ को यानी कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक हैं, या बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो सारे चीज़ है जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, और सभी जो होते हैं उस बच्चे को प्रभावित करते हैं विकास को। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूरा हर चीज़ है जहाँ पे बच्चे निवास करते हैं। जय हिंद।